सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम कवर करें अपना किरण पब्लिकेशन से PYQ इंडियन ज्योग्राफी। और आज ही हमारा सेशन नंबर 4 है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 कवर करेंगे टाइप 2 की। तो टाइप 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। सो मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। आज का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, तो जिनको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए इजी होगा। अदरवाइज थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो इंटरनेशनल डेट लाइन से है। और आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो खुद ही एक 40 to 50 मिनट्स का आराम से एक टॉपिक है अपने आप में, सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर हम बात करें। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और आपका प्राइम मेरिडियन, देन इंटरनेशनल डेट लाइन, और फिर उसके बाद डे गेन, डे लूज, ऐसे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। तो ये पूरा समझने में अराउंड 40 to 50 मिनट्स लग जाते हैं इस पूरे टॉपिक को कवर करने में। लेकिन एज यू नो कि हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बेसिक की अंडरस्टैंडिंग है आपको। तो हम, और वैसे भी हम पूरा अगर टॉपिक, हर एक टॉपिक, जैसे अगर 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें अगर 15 टॉपिक्स भी आ रहे हैं तो हम 15 टॉपिक्स को डिस्कस करने यहाँ पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सेशन अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और इतना रिटेंशन फिर हो नहीं पाता, राइट। तो इसलिए मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। बाकी अगर आपको और डिटेल जाना है तो आप लोग यूट्यूब पे इसको एक बार सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे और लेक्चर्स इसमें मिल जाएंगे। मेरे नहीं है, और बाकी एडुकेटर्स के हैं इस पर लेक्चर, तो आप वो उनको देख सकते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर एक लेक्चर चाहिए इंटरनेशनल डेट लाइन पर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर भी एक लेक्चर बना दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which among the following statements is true regarding international date line? So international date line, सबसे पहले थोड़ा सा समझो इसको। जैसे क्या होता है, जब भी हम, जैसे हम इंडिया में कुछ, हमें कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, तो हमने कई बार सुना है कि कोऑर्डिनेट्स मांगते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट्स हमें उसके देने पड़ते हैं किसी जगह के। अगर हमें कोई पर्टिकुलर, जैसे आप लोगों ने जो भी आर्मी वाली मूवीज होती हैं उसमें कई बार ये वर्ड सुना होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, कि कोई भी अगर आ रहा है तो कोऑर्डिनेट्स मांगे जाते हैं ना। तो कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं, जैसे आप लोग अगर मैप पे लोकेट करें तो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे इसको इस तरीके से लोकेट करना होता है ना। तो सिमिलरली मैप पे जो हम कुछ भी लोकेट कर रहे हैं, या फिर ग्राफ कह सकते हो, या फिर मैप पे, ग्लोब में हम कुछ भी जब चीज़ लोकेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। और वो कोऑर्डिनेट्स, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो इस केस में क्या होता है, अपने ग्लोब के केस में क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इन दोनों की लोकेशन से, मतलब इससे हम पता लगाता है कि किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स क्या है वहाँ के, ताकि वहाँ पे इजीली पहुंचा जा सके। ठीक है, उस लोकेशन को एक्सेस किया जा सके। तो ये बेसिक सा होता है। अब आप इसको देखो, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको हमने छोटी क्लासेस में इसको हमने याद किया हुआ है। ऐसे लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, है ना। तो लैटिट्यूड्स इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और लॉन्गिट्यूड ऐसी वर्टिकल लाइंस होती है, राइट। ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अब लैटिट्यूड का काम क्या होता है, ये डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यानी नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में डिवाइड करता है कौन, लैटिट्यूड। और आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड करता है कौन, लॉन्गिट्यूड। जैसे अगर ये लॉन्गिट्यूड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये क्या करेगा, ये अर्थ को, ये पूरे जो ग्लोब है, अर्थ है, उसको क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक आपका ये वेस्टर्न रीजन हो गया, और ये आपका ईस्टर्न रीजन हो गया, राइट। तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है, इंडिया की लोकेशन इस वाले हेमिस्फीयर, मतलब इस वाले पार्ट में, यानी कि आपका नॉर्दर्न और आपका ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड पड़ता है क्या, आपका इंडिया, राइट। नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में आपका इस वाले हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ ईस्ट अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आपका क्या पड़ता है, इंडिया, राइट। तो इंडिया की लोकेशन मार्क हो गई। अब चलते हैं आगे। तो जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करेंगे तो हम उसके केस में हमें बात करनी पड़ेगी लॉन्गिट्यूड की। अब देखो, ये दो मेजर आपके दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी अगर 0 डिग्री इस साइड है तो 180 डिग्री इसके बिल्कुल बैक साइड में होगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो एक होता है आपका 0 डिग्री और दूसरा आपका होगा 180 डिग्री। 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी जो 0 डिग्री होता है, इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं
इससे हम बता सकते हैं कि चेंज इन टाइम जोन, मतलब टाइम के बारे में, अगर टाइम जोन के बारे में देखना है हमें तो हम 0 डिग्री का रेफरेंस लेते हैं। और अगर हमें डेट का, यानी अगर हमें डेट का रेफरेंस लेना, मतलब अगर हमें डेट निकालनी है, पर्टिकुलर कोई डेट चेक करनी है कि इस रीजन में कौन सी डेट है, तो डेट के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, राइट। ये दो चीज़ क्लियर है। अब देखो ये अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये 180 डिग्री का है। अब ये कुछ इसमें डेविएशंस भी हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे अगर वो क्वेश्चन आया तो, राइट। इसमें कुछ डेविएशन भी है, और इतना पार्ट क्लियर है कि इससे हम डेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन में बस हमसे इतना ही पूछा था कि इंटरनेशनल डेट लाइन अपनी कौन सी है, तो आंसर इसका हो जाएगा इट इज़ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी, अब कौन सा वाला लॉन्गिट्यूड है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिग सर्कल भी नहीं है, कर्व लाइन बियॉन्ड अर्थ ये भी नहीं है, राइट। ये क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इतना पार्ट क्लियर है, इतना ही रखते हैं, इस वाले डिस्कशन को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, The sunlight is available 24 hours on the longest day at which of the following latitudes of the earth? अब देखो इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपने अगर प्रीवियस सेशन देखें तो हमने डिस्कस किया था कि लॉन्गेस्ट डे कब होता है ना। लॉन्गेस्ट डे होता है कब? अब देखो क्या इसको हमने कैसे याद किया था, अब दिन बड़े कब होते हैं, सर्दियों में या फिर गर्मियों में? तो गर्मियों में, यानी कि समर्स के टाइम में दिन क्या होते हैं, लॉन्ग डेज क्या होते हैं, थोड़े लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो लॉन्गेस्ट डे उसमें से भी, यानी कि गर्मियों में भी लॉन्गेस्ट डे कब होता है, तो ये होता है आपका 21 जून को, राइट। 21 जून को आपका लॉन्गेस्ट डे होता है, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और क्योंकि इंडिया जो है वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो इसलिए हम इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको देख सकते हैं, राइट। अब देखो, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि सनलाइट इज अवेलेबल 24 आवर्स, मतलब पूरे 24 घंटे वहां पे सनलाइट अवेलेबल होती है ऑन द लॉन्गेस्ट डे एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। तो अब देखो होता क्या है, ये आपको बहुत ही एक क्लियर पिक्चर, क्लियर डायग्राम दे रखा है ये। जैसे कि अर्थ क्या है, 23 डिग्री जो है वो टिल्ट हो रखी है, जैसे, ठीक है। अगर ये जो है ये सेंटर जा रहा है, ये सेंटर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से टिल्ट हो रखी है, कितना, 23.5 डिग्री, 23.4 है, लेकिन इसको हम 23.5 डिग्री मानते हैं। तो 23.5 डिग्री अर्थ क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है अपने एक्सेस से, राइट। सो उसके केस में क्या हो जाता है, अब आप देख सकते हैं इसको कि ये जो अर्थ बन रही है ना, ये इस साइड हो रखी है, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो थोड़ा सा इस साइड टिल्ट हो रखा है, राइट साइड टिल्ट हो रखा है। किसके केस में, जब ये ऊपर क्या है, समर्स हैं, जब समर्स आएंगे, और जब विंटर्स आएंगे तो ये जो राइट साइड है, मतलब ये इस साइड चला जाएगा, और सर्दर्न हेमिस्फेयर है वो टिल्ट हो जाएगा। वो किसके साइड टिल्ट होगा, अर्थ के साइड टिल्ट होगा। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये इस साइड रोटेट होगा ऐसे, है ना, ये इस साइड इधर जाके रोटेट होगा, तो फिर ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा, और सर्दर्न वाला पार्ट जो है वो टिल्ट होगा किसके साइड, वो फेस करेगा सन की साइड। तो इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे हमें विंटर्स देखने को मिलते हैं, और सर्दर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे क्या होगा, समर्स होंगे। क्लियर हुआ इतना पार्ट? अब देखो, तो ये जो अवेलेबल होता है 24 आवर्स, लॉन्गेस्ट डे को 24 आवर्स कौन से लैटिट्यूड पे होता है ये पूछा। तो ये जो ये वाला आपका आता है टॉप मोस्ट वाला, ये तो ये कौन सा लैटिट्यूड है, ये आ गया, और इसके सिमिलर यहाँ पे एक लैटिट्यूड बनता है। तो ये दोनों कौन से लैटिट्यूड्स हैं, ये हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, राइट। लेकिन हम आंसर में क्या आएगा, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट आंसर देखें तो इसका 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये इसका करेक्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा, क्योंकि लैटिट्यूड भी आपके दो हैं, एक तो 66, और लेकिन क्योंकि इसने हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर भी नहीं बोला क्वेश्चन में, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्लियर हो गया ये? तो ये कौन सा होता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपका क्या होगा कि मतलब डायरेक्ट लाइट जाएगी, आपकी डायरेक्ट सनलाइट जाएगी किस पे, टॉपिक ऑफ कैंसर पे। कब, लॉन्गेस्ट डे ऑफ दी, जब भी लॉन्गेस्ट डे होता है तो उसमें 24 आवर्स के लिए आपको सनलाइट जाती है किस पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर हुआ इतना बात? नेक्स्ट, द ग्रैंड कैनियन इज लोकेटेड ऑन दी। तो ग्रैंड कैनियन क्या है, कैनियंस बेसिकली ये इस तरीके के फॉर्मेशंस होती हैं, नेचुरल फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, प्लेट्यू रीजन है, और उसके बीच में ये रिवर से इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टर्म करते हैं कैनियंस। तो ये ग्रेट कैनियंस कहाँ पे हैं, ये यूएस में है, राइट। ये कहाँ पे है, यूएस में है, और ये कौन से रिवर की वजह से बने हैं, तो कोलोराडो रिवर, ठीक है। तो ये कौन से रिवर है, कोलोराडो रिवर, कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में। क्लियर हो गया, ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
एक्सटेंसिव डेजर्ट्स अकर इन द वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिकॉज। अब इसको समझो, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको विंड्स वाला चैप्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसकी डिटेल में जाएंगे, हम थोड़ा सा इसको बस बेसिक देख लेते हैं। इसमें क्या क्या रहा है कि एक्सटेंसिव डेजर्ट्स यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी अपना कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है जब डेजर्ट्स का, जैसे कि आपका सहारा डेजर्ट हो गया, आपका थार डेजर्ट हो गया इंडिया में, तो वो आपके वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन में ही क्यों होते हैं, यानी कि वेस्टर्न और ट्रॉपिकल ऊपर वाला रीजन हो गया, तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल रीजन में ही क्यों होते हैं ये कॉन्टिनेंट के। जैसे आप अगर उसकी बात करें, आप अगर अफ्रीका की बात करें तो उसमें भी क्या है, सहारा डेजर्ट कुछ इस साइड है, मतलब ऊपर की साइड और आपका वेस्ट साइड है ना। और अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में भी जो अपना थार डेजर्ट है वो किसके, राजस्थान वाली साइड में है, राजस्थान, पंजाब और गुजरात और जो पाकिस्तान का पंजाब एरिया है, तो वहाँ पे पूरा ये अपना जो थार डेजर्ट है वो फैला हुआ है। और ये भी कहाँ पे है, ट्रॉपिकल एंड आपका वेस्टर्न रीजन पड़ता है ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि यार वेस्टर्न साइड ही क्यों ये इतना जो एक्सटेंसिव आपके डेजर्ट्स हैं वेस्टर्न साइड में ही क्यों पाई जाती हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है, एक तो ये ओशन करंट्स, मतलब इसके दो रीजन है, एक तो है ओशन करंट्स की वजह से, ओशन करंट अभी देख लेते हैं क्या होता है, और दूसरा है कि जो आपकी विंड्स चलती हैं, यानी जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं उसकी वजह से, यानी कि ईस्टर्न साइड से आपकी जो विंड्स आ रही हैं उसकी वजह से क्या होता है कि ये जितने भी आपकी एक्सटेंसिव डेजर्ट्स बनती हैं उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, आपकी वेस्टर्न साइड में होती है, क्योंकि ईस्ट साइड से जब हवा चलती है, ईस्टर्न साइड से जब आपकी विंड्स आती हैं, तो वो अपने साथ जितने भी सॉइल है वो कहाँ पे लेके जाती हैं, वेस्टर्न साइड में लेके जाती हैं, तो इसलिए सॉइल डिपॉजिट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक रीजन तो क्लियर हो गया। और दूसरा रीजन होता है ओशन करंट्स। अब ये जो आप एरोज देख रहे हो ना, ये किसके एरोज हैं, ये हैं ओशन करंट्स के एरो, ठीक है। कुछ ओशन करंट्स कोल्ड होते हैं, कुछ होते हैं हॉट ओशन करंट्स, राइट। तो ये क्या करते हैं अपने साथ, जब ये वेव्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब भी आप बीच के आसपास गए होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है ना। और उसी के साथ क्या होता है, आपके जो वेव्स जब आ रही होती हैं, जैसी वेव्स आती हैं तो वेव्स के साथ साथ क्या होता है, बहुत तेज हवा भी आती है, राइट। तो उनको हम टर्म कर सकते हैं ओशन करंट्स, राइट। तो दो रीजन है इसके, एक तो ओशन करंट और दूसरा है ईस्टर्ली विंड्स। तो आंसर अपना कौन सा होगा, ईस्टर्ली विंड्स है इसमें सिर्फ, और कोल्ड ओशन करंट्स फ्लो अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट्स, और ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफशोर ईस्टर्ली विंड्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफशोर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स एंड कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो ये कोल्ड करंट्स की वजह से और ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स की वजह से ऐसा फिनोमिनन बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द डिपॉजिट्स ऑफ एंशिएंट टेथस सी वर फोल्डेड टू फॉर्म। तो अगर आपने बेसिक, बिल्कुल एकदम बेसिक जहाँ से ज्योग्राफी हम स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल वो वाला पॉइंट है। तो तैतीस सी आप लोगों को पता होगा कि पहले इस तरीके का पूरा एरिया था, हमारा जो अर्थ जो हम आज देखते हैं वो पहले कैसा था, एक लैंड मास था, ठीक है। जैसे आज तो काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, तो पहले लेकिन सिर्फ एक लैंड मास था जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया। और ये वाटर जो होता था, जितना भी वाटर था 70% वाटर, उसको हम बोलते थे पैंथालासा। और उसमें क्या हुआ था, कुछ ये तैतीस यानी कि जो आपके पेबल्स हो गए, मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स, उसको हमने क्या बोला, तैतीस, यानी जो डिपॉजिट्स हुए थे कहाँ पे, सी में जो डिपॉजिट्स हुए थे जाके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होता था, प्लेट्स की वजह से, जैसे अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं उनकी वजह से, और भी जो डिस्टर्बेंसेस होती रहती थी उनकी वजह से, ये जो पूरा लैंडमास था ये काफ़ी बार डिवाइड हुआ है, मतलब काफ़ी बार ये अलग हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो उसकी वजह से जो जब ये कुछ भी चीज़ से टकराएगी या फिर अलग होगी, जब टूटेगी कोई भी चीज़, तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स भी उसमें से टूट के गिरते हैं, तो वो डिपॉजिट्स हो के यहाँ पे ये तैतीस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तैतीस सी, राइट। तो ये तैतीस सी जब था, तो ये जो अब यहाँ पे जितनी ये डिपॉजिट्स थे, राइट, अब हुआ क्या, ये पेंजिया डिवाइड होना शुरू हुआ, ठीक है। पहले ये दो में डिवाइड हुआ, फिर फर्दर 3 में डिवाइड हुआ, और यहाँ पे आपका कहीं पे कनेक्ट हो रखा था इंडिया। तो जब ये इंडिया वाला पोर्शन जो था वो आपका ऊपर के साइड गया, ठीक है, यानी तैतीस जाके ऊपर गया, तैतीस के साथ, मतलब जो तैतीस वाला रीजन था वो ऊपर जाके आपका फॉर्म हुआ, तैतीस फिर जाके फोल्ड हुआ, मतलब इंडिया और ये तैतीस वाला जो रीजन था ये ऊपर जाके टकराया, किससे, ये जो ऊपर वाला लैंड मास है इससे जाके टकराया, ये एशिया वाला पूरा लैंड मास है, ठीक है। ये जो लैंड मास है एशिया वाला है, और ये आपका जितना भी सर्दर्न पार्ट आता है, जैसे आपका अफ्रीका वाला पार्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब इससे कनेक्टेड थे नीचे वाले पार्ट से। तो इंडिया भी आपका इससे कनेक्टेड था। तो ये ऊपर जाके जब टकराया एशिया वाले पार्ट से, तो इससे क्या हुआ, ये जो तैतीस थे, जो डिपॉजिट थे वो भी इसके साथ गया,
और डिपॉजिट की वजह से वो क्या फॉर्म हुआ, हिमालयाज जो है वो फॉर्म हुए। ठीक है, तो ये थ्योरी है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की, तो आप इसको इसकी थ्योरी भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, क्लियर है। तो एंशंट तैथिस सी से जो फोल्ड होके क्या बना, उससे बना हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज जो इतने एक्सटेंसिव आपका पूरा एक चेन है माउंटेन्स की, तो वो फिर फॉर्म हुई। वो किससे फॉर्म हुई, वो तैथिस सी जो तैथिस डिपॉजिट्स हो रखे थे, डिपॉजिट्स ऑफ एंशिएंट तैथिस सी। राइट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, डिपॉजिट्स ऑफ एंशिएंट तैथिस सी, तो तैथिस सी के जो डिपॉजिट थे उससे फॉर्मेशन हुआ किसका, हिमालयाज का। क्लियर हुआ इतना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following types of erosion is responsible for the formation of चंबल ravines? अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं चंबल रेवाइंस की, चंबल रेवाइंस, ये किस तरीके की एक फॉर्मेशन होती है, तो जो इसका आंसर है वो कौन सा होगा, टाइप ऑफ इरोजन कौन सी है, गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है, जैसे कि आपका कुछ भी एक लैंड है, सपोज ये कोई लैंड है, इसके बीच में से कोई रिवर जा रही है। राइट, इसके बीच में से कोई रिवर गई है, मतलब कुछ टाइम पहले से वो रिवर फ्लो कर रही है वहां पे, लेकिन क्या हुआ फिर जब वो रिवर सूख गई, तो सूखने के बाद क्या हुआ, उसका इस तरीके से डिवीजन तो हो ही रखा है, मतलब ये दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया ऑलरेडी, और भी मतलब उसके और फर्दर ट्रिब्यूटरीज वगैरह निकलेंगे, तो इस तरीके से डिवाइड करता चला जाता है उस लैंड मास को। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो अगर वो रिवर जब सूख जाती है, तो उसके आसपास का जो रीजन है वो फिर आपको इस तरीके से एक बैरन लैंड सा दिखता है आपको। राइट, तो उसको हम क्या तो इस टाइप का जो इरोजन हुआ, ये मतलब जो सॉइल का इरोजन हुआ इस टाइप से, इस इरोजन को क्या बोलते हैं हम, गली इरोजन। तो ये इस टाइप से फिर ये गली की तरह लुक देता है। राइट, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गली इरोजन। समझ आया, ये क्लियर हो गया। तो चंबल रेवाइंस जो फॉर्मेशन हो रखा है वो किस कौन सा टाइप का इरोजन है, वो है गली इरोजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज इज फ्रॉम, तो वेस्ट यानी इस वाले पार्ट से आपका और इस वाले पार्ट तक कौन सा फॉर्मेशन आपका, मतलब किस फॉर्म में है, तो हम इसको बोलते हैं इंडस गॉज से स्टार्ट होके दिहांग गॉज तक जाता है। ठीक है, यानी इंडस रिवर यहाँ से हम हिमालयस की शुरुआत करते हैं और ब्रह्मपुत्र तक हम इसको एंड करते हैं हिमालयस को। राइट, तो ये पूरा इंडस गॉज से लेकर दिहांग गॉज तक। ठीक है, दिहांग आपका समय अरुणाचल प्रदेश की साइड पड़ता है और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से कुछ फ्लो होती है। राइट, तो ये दिहांग रीजन पड़ गया आपका, और ये इंडस गॉज और दिहांग गॉज, तो ये हम मार्क करते हैं वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस। क्लियर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स यूजुअली कॉज्ड बाय, तो जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वाले जो अर्थक्वेक्स आते हैं ना, वो किसकी वजह से आते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से आते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉलिजन ऑफ अर्थ प्लेट्स। तो अर्थ प्लेट्स की कॉलिजन की वजह से जो आप कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उससे फिर अर्थक्वेक कॉज होता है। राइट, तो जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो आते हैं ना, वो अर्थक्वेक्स, वो कॉलिजन ऑफ अर्थ प्लेट्स की वजह से आते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल, तो ग्रेटेस्ट सर्कल आपका इसमें से कौन सा, आर्कटिक, टॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह में से, तो इक्वेटर आप देख सकते हैं, इक्वेटर क्या है, सबसे सेंटर में है, इक्वेटर क्या है, सबसे सेंटर में, तो इसकी लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर है, तो इसलिए ये कौन सा सर्कल है, ग्रेटेस्ट सर्कल है, कौन सा, इक्वेटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हैंगिंग वैली इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, तो हैंगिंग वैली जैसा आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये क्या एक, आप इसको माउंटेन, ठीक है, माउंटेन्स और प्लेट्यू रीजन में जनरली फॉर्मेशन होती है इसकी, हैंगिंग वैलीज की। तो आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर, ये जो फॉर्मेशन है बेसिकली कहाँ से होती है, ये ग्लेशियर से निकलता है। आप ये देख रहे हैं ना व्हाइट कलर का, ये पानी निकल रहा है। ठीक है, ये क्या है, पानी। और हैंगिंग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर की साइड से निकल रहा होता है। जैसे अगर नीचे की साइड में अगर मान लो इस तरीके एक रिवर की तरह एक वैली फ्लो हो रही है ना, तो अगर एक रिवर जा रही है और माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन्स वगैरह है, तो उसको हम बोलते हैं, टर्म करते हैं उसको हम वैली बोलते हैं हम उसको। लेकिन हैंगिंग वैली क्यों टर्म करते हैं, क्योंकि ये ऊपर की साइड से आ रही है। ठीक है, अब ये जो इतना वाला पार्ट है ना, सिर्फ इसको हम हैंगिंग वैली बोलेंगे। मतलब ये है तो एक वैली है ना, ये वैली की शेप है एक, जैसे ये यू शेप वैली है ना, तो इसलिए इसको हम क्या टर्म कर रहे हैं, हैंगिंग वैली इसको हम टर्म कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये हैंग कर रही है अभी जब ये नीचे आ जाएगी तो इसको हम नीचे वाली को हम हैंगिंग वैली नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो इतना वाला पार्ट है उसको हम हैंगिंग वैली टर्म करते हैं। समझ आया इतना पार्ट। तो ये किसकी वजह से फॉर्म होती है, ग्लेशियर की वजह से, यानी जब ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होते हैं, तो वहां से फिर जब मेल्ट होने के बाद जब वो नीचे आते हैं, किसी या तो रिवर बॉडी में आएंगे या फिर किसी वैली में आएंगे वो, है ना, तो इन दोनों में से किसी में भी एक में आके वो मिक्स होंगे जब, तो उस वाली पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली बोलते हैं। ठीक है, जो इतना वाला पार्ट है सिर्फ इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मशरूम रॉक्स आर द टिपिकल लैंडफॉर्म्स सीन इन
तो ये मशरूम रॉक्स है, जैसे आप ये दो इमेज दिख रहे हैं आपको, तो इन रॉक्स को हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। मशरूम की, क्योंकि ये जो शेप दिख रही है आपको एग्जैक्टली मशरूम की शेप दिख रही है। तो ये किस वजह से होता है, ये डेजर्ट्स में पाया जाता है जनरली। तो ये कहाँ पे आपको मिलता है, डेजर्ट्स में ये जनरली मिलेगा आपको। क्यों होता है, क्योंकि जब विंड चलती है ना, डेजर्ट जो बहुत बड़ी बड़ी डेजर्ट, एक्सटेंसिव डेजर्ट्स वाले रीजन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जब भी विंड चलती है ना, तो विंड इसके नीचे वाले पार्ट पे टकराती है, ठीक है। मतलब बहुत बार जब टकराएगी विंड इसके नीचे वाले पार्ट पे, तो ये जो रॉक है इसकी इरोजन स्टार्ट होगी। इसकी क्या स्टार्ट होगी, इरोजन। और क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट इरोज होता रहता है, मतलब वहाँ पे इरोजन वाला प्रोसेस चलता है ड्यू टू विंड, ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वहाँ पे इरोजन होता है, तो इसलिए इसकी जो शेप है वो मशरूम शेप हो जाती है, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट है, ये भी एक इमेज है इसकी, है ना। तो ये दो एग्जांपल्स किसके हैं, मशरूम रॉक्स के, राइट। और ये कहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है, तो ये डेजर्ट्स में इनकी फॉर्मेशन होती है, क्लियर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बेसाल्टिक लावा इज फाउंड इन द। तो ये जो बेसाल्टिक लावा है, ये इसको आप याद रखना कि कहाँ पे पाया जाता है, डेक्कन ट्रैप में। डेक्कन ट्रैप आपका कौन सा रीजन है, ये आपका ये बन गया इंडिया, और ये आपका जो महाराष्ट्र वाला जितना ही रीजन है ना, महाराष्ट्र और आगे पहले और भी फैला हुआ था डेक्कन प्लेट्यू, बट अब ये इरोजन की वजह से, मतलब जो रिवर्स अभी वाटर की वजह से जो इरोजन होता है उसकी वजह से ये कम हो गया है। तो अब ये जनरली महाराष्ट्र वाले रीजन में ही फैला हुआ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप के नाम से। तो होता क्या है ये, जैसे आप इसमें दो चीज समझो। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो वो दो मीडियम होते हैं वोल्केनिक इरप्शन के। एक होता है कि ये किसी वेंट से निकला, राइट, और दूसरा होता है एक फिशर से निकला। फिशर यानी कि इतना बड़ा कोई लैंड मास है, उसमें से दरार पड़ी और उस दरार में से लावा निकल रहा है, राइट। तो जब दरार में से लावा निकला और लावा निकलने के बाद जब वो ठंडा हो गया, तो ठंडा होने के बाद वो क्या फॉर्म कर देता है, एक प्लेट्यू फॉर्म कर देता है, राइट। प्लेट्यू चट्टान जिसे बोलते हैं, हाँ। तो प्लेट्यू फॉर्म कर देता है क्या, लावा। और जब भी ये इस तरीके से इस वेंट में से निकलता है, तो ये एक माउंटेन फॉर्म कर देता है ना। तो ये एक माउंटेन वाला फॉर्म कर देता है, एक कोन की तरह ये फॉर्म कर देता है जब ये किस में से निकलता है, एक वेंट में से निकलता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो अब देखो, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, मतलब ये अपना जो कोस्टल रीजन है ये वाला, और आपका ये हिमालयस वाला, और हिमालयस कह रहा हूँ सॉरी, महाराष्ट्र वाला रीजन। तो यहाँ पे जो आपके वो हैं प्लेट्यूज, और ठीक है प्लेट्यूज है यहाँ पे आपके बन रहे हैं। तो ये किस वजह से बन रहे हैं, ये जो अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये आपका फिशर वाले लावा से इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो जितना भी यहाँ पे प्लेट्यू रीजन है ना, वो लावा से ही फॉर्म हुआ है, राइट। तो वो उसमें कौन सा लावा है, बेसाल्टिक लावा, राइट, बेसाल्टिक लावा। तो जो इस यहाँ से लावा निकलता है उसको हम बेसिक लावा या फिर बेसाल्टिक लावा बोलते हैं, राइट। बेसिक लावा या फिर बेसाल्टिक लावा, क्लियर हुआ। तो बेसाल्टिक लावा हमें कहाँ पे मिलता है, डेक्कन ट्रैप में मिलता है। और डेक्कन ट्रैप आपका कौन सा रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन, महाराष्ट्र और सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला और छत्तीसगढ़ वाला भी था पहले। तो अब ये इरोजन की वजह से, मतलब वाटर के इरोजन की प्रोसेस की वजह से ये थोड़ा कम हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जंबल रिवाइंस, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कौन सा फॉर्मेशन है, गली इरोजन। नेक्स्ट 14, consider the following geological phenomena: development of a fault, movement along a fault, impact produced by a volcanic eruption, folding of rocks, which of the above causes earthquake, ठीक है। तो मतलब इन सब में से earthquake कौन कॉज करता है, फोल्डिंग ऑफ रॉक्स तो कभी earthquake कॉज करेगा ही नहीं। फोल्डिंग ऑफ रॉक्स अगर फोल्ड हो रही हैं, इरोज हो रही हैं, तो उससे तो earthquake होगा नहीं, मतलब रॉक से earthquake का कोई लेना देना नहीं है। रॉक्स एक बहुत छोटा पार्ट है और earthquake मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ अ फॉल्ट, मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट, और इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्केनिक इरप्शन। तो ये जो तीन आंसर है, फॉल्ट, जैसे फॉल्ट क्या हो गया कि अर्थ के अंदर, मतलब जो लैंड है, अर्थ है, आपकी जो लिथोस्फेयर है उसमें क्या हो गया, क्रैक पड़ गया, लाइक, ठीक है। क्रैक की वजह से क्या हुआ, उसको हम फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रैक को हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं। तो या तो डेवलपमेंट ऑफ फॉल्ट, कोई फॉल्ट डेवलप हो रहा है, या फिर मूवमेंट हो रही है फॉल्ट में, या फिर इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय अ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक होता है। तो जो तीन ऑप्शन है ऊपर के, ये तीनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। फॉल्ट की वजह से, मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट, या फिर वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। रॉक की वजह से कोई भी अर्थक्वेक वो कभी कॉज नहीं बनेगा अर्थक्वेक का, राइट। नेक्स्ट 15, शेल इज मेटामॉर्फ्ड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो ये आपका अगेन रॉक्स वाले चैप्टर से है।
तो शेल जो है आपका वो किस में कन्वर्ट होता है, शेल आपका होता है कन्वर्ट किस में, स्लेट में, राइट। शेल आपका कन्वर्ट होता है किस में, स्लेट में होता है। तो आपको पता होगा, जैसे भी देखो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हुआ लावा, ठीक है, यहाँ से लावा निकला, जब भी लावा निकला और लावा जब ठंडा हो गया तो ये जिस टाइप की रॉक बनेगी, जिस टाइप का ठंडा होने के बाद आपका मटेरियल फॉर्म होगा, इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। उसके बाद फिर इसमें से इरोजन होगा, फर्दर इसके और पार्टिकल्स बनेंगे, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक। और लास्ट ये बनता है सेडिमेंट्री, सॉरी सेकेंड स्टेज पे आता है सेडिमेंट्री आपका, इग्नियस फिर सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक, ठीक है, क्लियर हुआ ये, इग्नियस सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक, ठीक है। आगे चलो 16 क्वेश्चन, वेयर आर दी हॉट डेजर्ट्स जनरली फाउंड। तो हॉट डेजर्ट्स हमें कहाँ पे मिलती हैं, तो ये नियर इक्वेटर ही मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे डायरेक्ट फॉल होती है, तो इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा डायरेक्ट वो फॉल होती है, तो इसलिए हमें जो हॉट डेजर्ट्स मिलेंगी दे आर जनरली फाउंड नियर इक्वेटर, क्लियर। नेक्स्ट, वाई आर विंटर्स मोर सीवियर इन सर्दर्न हेमिस्फेयर दैन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो विंटर्स जो हैं वो सीवियर क्यों होती है सर्दर्न हेमिस्फेयर में दैन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इसका भी जो रीज़न है वो यही है, क्योंकि अर्थ क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है किसकी तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड। अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रिसीव्स मोर सनलाइट बिकॉज ऑफ आइसबर्ग, सर्दर्न हेमिस्फेयर लेस इनहेबिटेड। तो ये इसका जो रीज़न है, ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जैसा अभी हमने पिछला वाला एक डायग्राम देखा था ना, जिसमें सन की रेज इस साइड डायरेक्ट पड़ रही थी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड से अर्थ क्या हो रखी थी, टिल्ट हो रखी थी, है ना। तो अब क्योंकि 23 डिग्री टिल्ट हो रखी है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड जब आता है ना, तो वो जो टिल्ट है वो ज़्यादा होता है, और सर्दर्न हेमिस्फेयर क्योंकि वो इस साइड टिल्ट होगा, तो सर्दर्न हेमिस्फेयर क्या हो गया, नीचे की साइड पड़ गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर की साइड सनरेज डायरेक्ट फॉल हो रही है, और जब इस साइड टिल्ट होता है जब वो, यानी जब सर्दर्न हेमिस्फेयर सन की साइड आता है, तो वो सर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, वो नीचे की साइड पड़ गया, तो वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट नहीं जा पाती, वहाँ पे सनरेज को इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है, वो डायगनली जाना पड़ेगा सनरेज को, क्लियर हुआ। इसलिए जो सर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जो विंटर्स होती हैं, क्लियर हो गया इसका रीजन। नेक्स्ट, मार्बल इज अ मेटामॉर्फ्ड फॉर्म ऑफ। तो मार्बल किससे बनता है, ये लाइमस्टोन से बनता है, मतलब और भी इसमें कॉम्पोजिशन और भी होती है, जैसे कि लाइमस्टोन चौक, और आपका एक और इसमें होता है डोलोमाइट करके, राइट। लाइमस्टोन, चौक और डोलोमाइट को मिला के हमें क्या मिलता है, मार्बल मिलता है, क्लियर है। तो अभी इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। नेक्स्ट 19, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज इज सिचुएटेड इन। तो हिमालयस की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और इसकी कितनी एलिवेशन कितना है इसका, 8848 मीटर्स, राइट। और ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है। तो हाईएस्ट पीक जो है हिमालयस की वो कहाँ पे लाई करती है, नेपाल में लाई करती है, और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा, ठीक है, सागरमाथा के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है, किसको, माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट 28, मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम। तो अभी जैसे हमने देखा, सबसे पहले क्या होता है, इग्नियस होता है, उसके बाद सेडिमेंट्री, और उसके बाद फॉर्मेशन होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बनेंगे, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। एपिसेंटर किससे एसोसिएटेड है, ये तो आप सबको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अर्थक्वेक से एसोसिएटेड है। एक होता है फोकस पॉइंट, और उसके एग्जैक्टली आपका बिल्कुल एकदम 90 डिग्री के ऊपर क्या होता है, आपका एपिसेंटर होता है। फोकस से अर्थक्वेक क्या होता है, क्रिएट होता है, यहाँ पे कॉज होता है अर्थक्वेक, और जो एपिसेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। फोकस के बिल्कुल यहाँ पे ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और फोकस से एग्जैक्टली ऊपर इसके होता है एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पे जो भी रीजन पड़ रहा होता है ना, तो एपिसेंटर पे आपने सुना होगा काफ़ी बार न्यूज़ में कि एपिसेंटर पे क्या वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है ना। तो एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है जब भी अर्थक्वेक आता है, तो राइट। तो फोकस वो रीजन होता है जहाँ पे अर्थक्वेक क्रिएट हुआ है, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक कॉज हुआ है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, और इसके बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर जाएंगे तो एपिसेंटर होता है वो रीजन, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, और एपिसेंटर पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, क्लियर। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लिनेशन ऑफ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कितना डिग्री इंक्लाइंड है, तो 23.5 डिग्री।
23.5 डिग्री अर्थ की क्या है, इंक्लिनेशन है ना। जैसे ये इस तरीके से अगर हम अर्थ बनाएं तो इस तरीके से बनती है, ये होगी आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट अर्थ, लेकिन अर्थ जो रोटेट होती है वो 23.5 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रोटेट होती है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगी। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डोलोमाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डोलोमाइट किस टाइप की रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक, प्लूटोनिक, इग्नियस और या फिर मेटामॉर्फिक। तो डोलोमाइट आपकी कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 डोलोमाइट आपकी कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। क्लियर है इतना? और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं चलो इनके। जैसे इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स होते हैं, इसमें ना इग्नियस का कैसे याद कर सकते हो, इसमें लास्ट में ITE आता है, मतलब ज़्यादातर में। जैसे आप डोलोमाइट में भी ITE देख रहे हैं, लेकिन ये डोलोमाइट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें जैसे आ जाएंगे आपका ग्रेनाइट और आपका आता है एंथ्रेसाइट, रियोलाइट और आपका एक होता है डोलेमाइट, ठीक है, एक होता है डोलेमाइट और इससे से रिलेटेड एक वर्ड होता है डोलेमाइट और एक रियोलाइट, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके किसके, इग्नियस रॉक के। और मेटामॉर्फिक में आपका मेटामॉर्फिक लास्ट वाला, तो इसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे कि मार्बल हो गया, शेल हो गया, ठीक है, मार्बल हो गया, शेल हो गया, और एक अभी हमने डिस्कस किया था ना स्लेट, वो भी इसमें ही आता है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके मेटामॉर्फिक के, है ना। और सेडिमेंट्री का एग्जांपल क्या है, आपका डोलोमाइट। क्लियर है? नेक्स्ट, और इसमें आपका सैंडस्टोन भी आता है, सेडिमेंट्री में आपका सैंडस्टोन भी आता है। सैंडस्टोन किस में आता है, सेडिमेंट्री में। नेक्स्ट 24, अ गीजर इज अ स्प्रिंग विच। तो गीजर आप देख सकते हैं, ये जो गीजर है ना, जैसे ये इसको बिल्कुल आप एग्जैक्टली समझ सकते हैं वोल्केनो से। जैसे वोल्केनो का इरप्शन होता है ना, तो वोल्केनो का जब इरप्शन होता है तो उसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। लेकिन जब ये गीजर, जब ये क्या होता है, एक वाटर का इरप्शन होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से वाटर नीचे जा रहा है, तो ये कुछ अब यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ये ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे आपका रॉक्स वगैरह है, तो यहाँ से एक प्रेशर आता है, यहाँ से ये सब हीटेड वाटर देख रहे हैं, सब हीटेड वाटर, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे सारा मैग्मा है, तो मैग्मा की वजह से वो क्या हो रहा है, वाटर हीट होता जा रहा है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये सब हीटेड वाटर है। तो हीट होने की वजह से क्या है, वो एकदम से ऐसे इरप्ट होता है वाटर, ठीक है। ये जितनी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, वाटर एकदम से इरप्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाटर है आसपास, और ये एक रॉक है पूरा, मतलब ये पूरा एक रॉक का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से ऐसे इस तरीके से वाटर इरप्ट होता है। और जब भी ये वाटर इरप्ट होता है तो वाटर, स्टीम, वाटर वेपर्स, ये सब इसमें से निकलता है। क्या क्या निकलता है, स्टीम, वाटर वेपर्स और वाटर तो निकलता ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकलती हैं इसमें जब भी ये इस तरीके से इरप्शन होता है वाटर का। तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, इसको हम गीजर बोलते हैं इसको, राइट। अ गीजर इज अ स्प्रिंग विच थ्रोज वाटर कंटिन्यूसली, थ्रोज वाटर एंड स्टीम एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, वाटर और स्टीम एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसमें से यहाँ पे क्या है, रेगुलर इंटरवल से ये निकलता रहता है, राइट। तो ये कुछ प्लेसेस हैं, कुछ मार्क प्लेसेस हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ से ये इसका इरप्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस अभी हमने देखा, कौन सी इग्नियस, इसमें से ग्रेनाइट है ना। और ये दोनों कहाँ पे आपकी, ये दोनों आ जाएंगे आपकी इसमें, ये तीनों ही बेसिकली किसके एग्जांपल आ जाएंगे आपका, मेटामॉर्फिक के, ठीक है। लाइमस्टोन भी आपका किस में आता है, मेटामॉर्फिक में आता है। क्लियर हो गया? तो ग्रेनाइट आपका क्या है, अभी हमने डिस्कस भी किया था इसको कि ग्रेनाइट कौन सा आपका, इग्नियस रॉक है। क्लियर है? तो आज का हमारा यहीं पे सेशन एंड होता है। 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं आज के। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको कुछ भी सीखने को मिला उस सेशन में से, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, eduma.in। यहाँ पे आपको एसएससी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, eduma ऑफिशियल। तो इतना रखते हैं अपना आज का सेशन। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।